Fun fact, the radio waves can travel up to a distance of 100 light years, and we have been sending radio waves into the space since 1974. So if there is any alien technology around us, I guess they have not discovered a way to decode the radio wave. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडियोनेशन। आज हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स, लेकिन उससे पहले जाके प्लेलिस्ट देख लो अ क्वेश्चन डे वाली एंड रिचार्ज लेक्चर सीरीज के भी 6-7 लेक्चर्स हो गए, वो सारे देख लो। इट इज अंडर द प्लेलिस्ट टैब्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे डाल दूंगा कार्ड में, ठीक है, तो देख लेना, है ना। और कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज एंड तक देख लेना वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, है ना। तो या लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आ गए हैं हम हमारी छोटी सी स्क्रीन की तरफ। और स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही बोलूंगा कि लाइक कर देना वीडियो को, जैसे पिछले वीडियोस को आपने सपोर्ट दिखाया है वैसे ही सपोर्ट दिखाओ। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि बिजी हूँ मैं कॉलेज के टाइम में, मुझे अभी भी जाकर टेस्ट देनी है तो जल्दी खत्म करना पड़ेगा ये भी, है ना। तो या फिर भी विल ट्राई टू मेक इट अप एंड आई ट्राई टू कैच इट अप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। हमारा टारगेट अभी अगला रहेगा कि हम 500 सब्सक्राइबर्स पार करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो इसमें ना मतलब देखो, ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंडविड्थ, इनका तो काम नहीं है ना। मोस्टली काम आता है या तो प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव से सवाल आया था एक स्टेटमेंट्स वगैरह पे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसको तो मतलब हमको समझना ही है अच्छे से, है ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब वही होता है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन करने के लिए और सबको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है ना। मतलब यहाँ से कोई मैसेज मेरे को कहीं और पहुंचाना है तो उसके लिए जो चीजें लगती है ये सारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर आती है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या होते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बीच में जो चीजें होती है उनको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो मैं एक एक करके यहीं पे बता दूंगा आपको, है ना। जैसे यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज तो होती है, ट्रांसमीटर, मीडियम या फिर चैनल और रिसीवर, है ना। इसके अलावा यहाँ पे होता है एक ट्रांसड्यूसर, जो यहाँ पे होता है इनपुट ट्रांसड्यूसर, यहाँ पे होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे मैं हूँ, है ना, मैंने यहाँ पे कुछ बोला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो सीधा मैं बोलूंगा तो वो जो वॉइस है मेरी, वो कोई मेरा दोस्त है मुंबई में, जब जहाँ जैसे मैं यहाँ पे हूँ अभी नागपुर में, यहाँ से मुंबई में पहुंचाने के लिए सीधा वॉइस तो नहीं जा सकता, है ना, वो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये होता है ट्रांसड्यूसर वाला। तो ट्रांसड्यूसर मेरी जो वॉइस सिग्नल है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और वो पहुंचाएगा यहाँ पे ट्रांसमीटर में, ठीक है। फिर अब ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर उस सिग्नल को ऐसे फॉर्मेट में या ऐसे टाइप ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि वो ट्रैवल कर पाए दूर तक और उसका वो भी ना हो, मतलब उसका क्वालिटी भी खराब ना हो, है ना। तो ट्रांसमीटर ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है चैनल। तो चैनल इन शॉर्ट एक वो होता है, क्या होता है, कनेक्टर होता है ना। जैसे वायर्स, केबल्स, ये सारी चीजें ना, मतलब इनके थ्रू सिग्नल हमारा ट्रैवल करेगा, है ना। तो चैनल्स वही होते हैं, वायरलेस चैनल्स भी होते हैं, लेकिन चैनल इन शॉर्ट कनेक्टर होता है। लेकिन अब चैनल के थ्रू ना नॉइज भी आती है, तो ये भी एक चीज नोट करने लायक है, नॉइज वाला कंसेप्ट। नॉइज इन शॉर्ट डिस्टरबेंसेस होते हैं या फिर कोई और ऐसा इफेक्ट होता है जो या तो चैनल के जो वायर से केबल से उनकी वजह से नॉइज क्रिएट होती है, या बाहर कोई चीज हो रही है जिसकी वजह से नॉइज क्रिएट होती है ना, तो नॉइज भी आती है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सिग्नल है मेरा वो उसमें नॉइज भी होगी, और उसके साथ साथ जो मेरा सिग्नल था इनिशियल, जो मैसेज सिग्नल था वो भी होगा। तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर इसको रिसीव करता है और उसके बाद उसको क्या करता है, उसको करता है कन्वर्ट ऐसे फॉर्म में ताकि मेरे जो यूजर है उसको वो मैसेज समझ पाए, है ना। तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसे वर्क करता है। इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत थियोरेटिकल चीज है, आगे बढ़ते हैं। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, है ना। तो इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम द मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर, कंप्यूटर डाटा। मतलब समझ रहे हो ना, आपको मैसेज कुछ भी हो सकता है, वॉइस हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, मुझे कोई वीडियो भेजना है, मुझे कोई मेल भेजना है, मुझे कोई वॉइस भेजना है, तो ये सारी चीजें हो सकती है ना। तो इनकी सबकी एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है
कि अगर स्पीच सिग्नल्स है मेरे तो उसकी होती है 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज, है ना। तो इसकी जो बैंडविड्थ कहूंगा मैं, वो होगी क्या होगी, वो होगी 2800 हर्ट्ज, है ना। विड्थ इन शॉर्ट विड्थ निकाली मैंने इसका ना, इसका डिफरेंस लिया, है ना, यही होता है। अब एक चीज इसमें ये आती है कि देखो यहाँ पे या तो एक होता है मेरा एनालॉग वेव्स और एक होते हैं डिजिटल वेव्स, है ना। तो एनालॉग सिग्नल अगर होंगे तो वो ऐसे कंटिन्यूअस होते हैं, है ना, और डिजिटल सिग्नल होते हैं वन और जीरोस के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मैं सारे डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ना उनको साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक है ऐसा, ये तो साइन वेव है नॉर्मल, है ना। यहाँ पे देखो फंडामेंटल वी नॉट वाला, है ना, ये जो बी बोला है इसको। उसके बाद ऐसा होता है कि अगर मैं इनके हार्मोनिक्स का एडिशन वगैरह करूँ तो मैं इन द एंड एक डिजिटल वेव रिक्रिएट कर सकता हूँ। जैसे देखो ये ऑलमोस्ट मतलब इनको बहुत ज्यादा ज्यादा ऐसे आप ओवरलैप करवा दोगे ना, सेवेंथ हार्मोनिक एट्थ हार्मोनिक ऐसे सब ऐड करके, तो ये ऑलमोस्ट एक ऐसे और ऐसे लाइन सी बन रही है ना। तो ये मैंने इनको कन्वर्ट किया फ्रॉम एनालॉग या फ्रॉम साइनोसॉइडल वेव टू अ फॉर्म ऑफ डिजिटल वेव, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो ऐसा होता है कि देखो हमारी जो वेव्स होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ना। तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है हमने फ्रीक्वेंसी रेंज में, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, या उसका वे ऑफ प्रोपगेशन एक पर्टिकुलर वे का होता है ना। जैसे अब हम आगे देखेंगे कि देखो सबसे पहले होती है ग्राउंड वेव्स, है ना। तो ग्राउंड वेव्स ऐसे होते हैं कि ग्राउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे आप वॉइस कंसिडर कर लो या रेडियो कंसिडर कर लो, रेडियो बेस्ड एग्जांपल है। जैसे एक शॉर्ट डिस्टेंस में मेरे को वेव्स ट्रांसफर करानी है या ट्रैवल करानी है तो वो उसके लिए होती है ग्राउंड वेव्स, है ना। और एक यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे सिग्नल की वेवलेंथ लैम्बडा है ना, तो उसके उसके ट्रांसफर कराने के लिए उसका जो एंटेना होती है ना, उसकी साइज इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एटलीस्ट लैम्बडा बाय 4 तो होनी ही चाहिए, है ना। और फिर इसमें और एक चीज होती है कि जब वेवलेंथ मेरी ज्यादा होगी, है ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिटली वो होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एंटीनास की जो साइज होती है ना वो बड़ी होती है। जैसे देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, आपने ये वाले एंटीनास देखे होंगे ना जिनका ये बहुत बड़ा होता है ऐसे, मतलब जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है और उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, मतलब वो ग्राउंड के बहुत पास होते हैं। तो अगर मेरी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो मैं उसका एंटीना का एरिया बड़ा कर देता हूँ और उसको ग्राउंड के पास रखता हूँ बहुत, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि ग्राउंड वेव्स जो होती है वो ऐसा ट्रैवल करती है, और ग्राउंड वेव्स ट्रैवल करती है आइनोस्फीयर तक, है ना, आइनोस्फीयर के एक लेंथ तक ट्रैवल करती है, एक एक्सटेंट तक ट्रैवल करती है। अब उससे ज्यादा अगर वेवलेंथ रही है ना, इसकी वेवलेंथ कंसिडर कर लो, इसकी वेवलेंथ होती है ऑलमोस्ट 30 हर्ट्ज तक, है ना, 30 मेगा हर्ट्ज तक। अब इसके आगे की जो वेवलेंथ आएंगी ना 30 से 40 के मेगा हर्ट्ज तक, तो उसके लिए होती है स्काई वेव्स। तो स्काई वेव्स जो होती है, स्काई वेव्स ट्रैवल करती है आइनोस्फीयर तक और उसके बाद नीचे रिफ्लेक्ट करती है ना। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके ही हम प्रोपोगेट कराते हैं स्काई वेव्स को, है ना। हम आइनोस्फीयर तक भेजते हैं उस वेव को, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करके नीचे आ जाती है। और बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारी वेव्स अगर देखो एक एक्सटेंट तक ही वो यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, उसके बाद वो सीधा बाहर चले जाएगी एटमॉस्फेयर में, है ना। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ आइनोस्फीयर दिए, जो सबसे नीचे होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर, है ना, जो यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद होते हैं ये नॉमेनक्लेचर होता है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आप मतलब समझ लो कि इस लेवल तक होता है। और मोस्टली F1 और E के बीच में जो होती है वो आइनोस्फीयर में वो स्काई वेव्स रिफ्लेक्ट होती है ना। आगे बढ़ते हैं, स्पेस वेव्स क्या होती है। अब स्पेस वेव्स ऐसी होती है कि स्पेस वेव्स सीधे ट्रैवल करती है, पहली चीज, है ना, स्पेस वेव्स डायरेक्टली ट्रैवल करती है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम एक सैटेलाइट यहाँ पे बना ले जो इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो स्पेस वेव्स सीधी ट्रैवल करती है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि अगर मेरा यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पे एक दूसरा रिसीवर है ना, और मुझे यहाँ से वेव यहाँ तक पहुंचानी है। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया एकदम एकदम बाउंड्री कंडीशन में, जो मेरा dt होगा, है ना, जो dt डिस्टेंस होगा वो होना चाहिए dt इज इक्वल टू √2 r इंटू एच टी होता है ना। तो ये एक चीज है जो नोट करने लायक है यहाँ पे, ये फॉर्मूला आप याद रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत आगे जाके, है ना। तो स्पेस वेव्स में बस इतना ही होता है कि स्पेस वेव सीधा ट्रैवल करती है, और एक ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पूछ सकते हैं कि
व्हाट शुड बी द डीएम, तो डीएम पूछेंगे वो, तो यहाँ पे एक डी आर वाला चीज आएगा, और डी टी ए होगा, और डी आर क्या होगा मेरा, डी आर होगा अंडर रूट 2 आर एच ऑफ आर, है ना। तो मेरा जो टोटल डीएम होगा वो होगा डी टी प्लस डी आर। ये डिराइव कैसे किया, अंडर रूट 2 आर एच टी वाला कंसेप्ट आगे में स्लाइड में आएगा, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा, है ना। तो अभी क्वेश्चन आने वाला है, उसका जवाब देने का ट्राई करो, और देखते हैं, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा, है ना। ओके, तो आई होप आप सबने ये सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। इसमें बस यही बोला है कि देखो, अगर मेरा ऐसे ये अर्थ है ना, कंसिडर करो ये अर्थ है मेरी, यहाँ पे एक एंटेना है ना, यहाँ पे एक एंटेना है, ऐसे कुछ होता होगा, पता नहीं एंटेना कैसे होता है ना। तो ये जो मेरी अर्थ है, तो यहाँ से ये एंटेना जो है, ये एक लिमिट तक ही ऐसे वेव्स ट्रैवल करवा सकता है ना। इसके पार यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा, यहाँ पे ये एंटेना पहुंचा सकेगा क्या अपनी वेव्स या ट्रांसमिशन, नहीं, है ना। तो एक लिमिट तक ही ये ट्रांसफर करा सकता है, और इसका रीजन यही है कि मेरा अर्थ स्पेरिकल है, इसलिए ये इस पॉइंट तक पहुंचा नहीं पा रहा है। अगर मेरा अर्थ किसी और शेप का होता तो शायद वो पहुंचा सकता, है ना। जैसे स्पेरिकल नहीं नहीं होके अगर एक प्लेन होता मेरा अर्थ, जैसे बहुत से लोग मानते हैं, है ना, तो ये किसी भी डिस्टेंस तक पहुंचा सकता है ना। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट आ जाती है, क्योंकि मेरा अर्थ स्पेरिकल शेप में है ना, तो यही इसका रीजन है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस पे अच्छे से टाइम देते हैं अपन, है ना। चलो देखो, देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या चीज है। देखो, अब समझो कि मुझे यहाँ से यूएस में कॉल करना है मेरे एक दोस्त को, ठीक है। तो वॉइस सिग्नल जो होते हैं ना, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है ना। जैसे हमको पता है, हमने देखा था कि बहुत कम हर्ट्स होती है उनकी फ्रिक्वेंसी वॉइस की। तो मुझे इसको यहाँ से वहां तक ट्रैवल कराना है, तो मेरी वॉइस अगर मैं यहाँ से चलाऊँ, हेलो दोस्त कैसा है, तो नहीं पहुंचेगी ना, है ना, मेरी वॉइस नहीं पहुंचेगी वहां तक। तो इसके लिए मुझे कोई वे ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरी फ्रिक्वेंसी कम है, लेकिन वो सेव भी हो जाए और वो वहां तक पहुंचे भी, है ना। तो इस वक्त आता है मॉड्यूलेशन वाली चीज, है ना। तो मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, या कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमको मॉड्यूलेशन करना पड़ता है कम फ्रीक्वेंसीज के लिए। देखो, सबसे पहली चीज होती है साइज ऑफ द एंटेना, है ना। देखो, मैंने बोला था आपको कि साइज जो होती है एंटेना की, वो प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है, या एटलीस्ट लैम्बडा/4 होनी चाहिए, है ना। अब देखो, अब मेरी फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्स, जो कि बहुत कम है, मतलब कंसिडर करोगे आप, मेरी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करूँ लैम्बडा, तो वो होगा, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर लेना आप, है ना। सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो मेरी जो वेवलेंथ होगी वो होगी C/F। तो इससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तो वो आएगी 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर का मुझे एंटीना एक बनाना पड़ेगा, सिर्फ 20 किलो हर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर कराने के लिए। 15 किलोमीटर का एंटीना बनाना इट्स नॉट फिजिबल, है ना। तो इसलिए जो कम फ्रीक्वेंसी वाली चीजें होती है, उनको हम एंटेना के थ्रू ट्रांसफर करवा नहीं सकते, है ना। जैसे यहाँ पे बोला है कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज होता, तो मुझे 300 मीटर का एंटेना बनाना पड़ेगा, जो कि फिजिबल है ना। आगे चीज देखते हैं, देखो ये पॉइंट थोड़ा मुझे भी बहुत डाइसी लगा, लेकिन फिर भी, कि एक थेरोटिकल स्टडी के हिसाब से जो पावर डिसिपेटेड बाय एंटीना होती है, वो होती है लेंथ ऑफ एंटीना अपॉन वेवलेंथ का स्क्वायर, है ना। और ट्रांसमिशन अगर अच्छा होना चाहिए, तो हमें पावर ज्यादा चाहिए, हमें पावर ज्यादा चाहिए, इसका मतलब मुझे वेवलेंथ कम चाहिए, है ना। तो उसका मतलब वेवलेंथ कम चाहिए, मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। तो इन दी एंड चीज वहीं पे आ रही है कि अगर आपके पास कम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं करा सकते अच्छे से। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको समझ लो, है ना। अगर यहाँ पे 4-5 लोग हैं, है ना, और यहाँ पे 4-5 रिसीवर है, पांचों लोग बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। जैसे ये बंदा कुछ बोल रहा है, ये बंदा कुछ बोल रहा है, ये बंदा कुछ बोल रहा है, अब ये पांचों फ्रीक्वेंसी एक साथ ट्रैवल कर रही है इन बंदों के पास, है ना। तो इनको बहुत डिस्टॉर्शन सुनाई आएंगे। लेकिन मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन में हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव को इनका सिग्नल जोड़ देते हैं, और फिर वो ट्रैवल करता है, और फिर यहाँ से हटके वो उनको सुनाई देता है। तो अगर मेरे पास 5 लोग हैं, तो 5 में बहुत अलग अलग रेंज वाली हाई फ्रीक्वेंसीज ले सकता हूँ, और पांचों पे उनका एक एक वॉइस सिग्नल डाल दूंगा। और अब जब ये ट्रैवल करेंगे ना, तो सबको एक अलग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेगी वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव ट्रैवल करेगी, और सबको एक अलग अलग आवाज सुनाई देगा, है ना।
तो इससे मॉड्यूलेशन से ये चीज हमारी सेव होगी, है ना। तो अभी मैथमेटिकल टर्म देखते हैं थोड़ी कि अगर एक कोई साइनसोइडल वेव है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ AC साइन ऑफ ओमेगा सी टी से, जिसमें AC होगा मेरा एम्पलीट्यूड, ओमेगा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई होगा मेरा फेज, है ना। तो अगर मेरे पास एक वेव है साइनोसॉइडल वेव, तो उसका मैं एम्पलीट्यूड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फेज इन तीनों को बदल के या इन तीनों को यूज करके मॉड्यूलेशन कर सकता हूँ। तो इसीलिए तीन टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन का मतलब कुछ नहीं यार, देख लो समझ लो। हाँ, ये मेरा एक मैसेज सिग्नल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, मैसेज सिग्नल। अब मेरे पास एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल, है ना। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो ये ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो मैं मेरा जो मैसेज सिग्नल है उसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ ताकि ये आगे पहुंच पाए और उसके बाद डीमॉड्यूलेशन होता है जिससे ये दोनों सेपरेट भी हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। बस छोटा सा कंसेप्ट यही है। अब थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स देखते हैं जिनका हमें काम आएगा, है ना। तो ये मेरी है कैरियर वेव, है ना, मतलब ये वेव है हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव। अब इसको मैं इस पे मुझे जोड़ना है ये मॉड्यूलेटिंग वेव, है ना। तो जो फाइनल इक्वेशन होता है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है इसमें मैं ये वेव ऐड कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी जो एम्पलीट्यूड थी AC, इसमें मैंने AM साइन ऑफ ओमेगा टी ये ऐड कर दिया, और ये साइन ऑफ ओमेगा सी टी वैसे ही रहा, है ना। अब इसमें से मैंने AC बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, 1 + AM/AC साइन ऑफ ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। अब इसको, इसमें जो AM/AC है इसको इसने म्यू लिख दिया, है ना, म्यू लिख दिया, और इसको पूरा सॉल्व कर दिया। तो देखो यहाँ पे हुआ AC साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस AC, यहाँ पे रहा ये AC, ये AM/AC को लिख दिया इसने म्यू, और साइन ऑफ ओमेगा एम सी टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। अब ये वेव तो क्या थी, मेरी कैरियर वेव, मतलब मेरी कैरियर वेव की जो आइडेंटिटी है वो अभी भी सेफ है इसमें, है ना। तो कैरियर वेव तो ट्रैवल करेगी, और उसके साथ ये चीज आ गई है, तो जिसमें म्यू जो होता है मेरा, म्यू क्या लिखा है हमने, AM/AC, वो होता है मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और इसको जनरली हम <<1 रखते हैं ताकि हमारी जो नॉइस है उसमें डिस्टॉर्शन ना आए, है ना। तो ये चीज नोट करने लायक है यहाँ पे, एक ये याद रख लो। और इसके बाद फिर इसमें ना साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, जिसमें वो होता है हाफ ऑफ कॉस ऑफ A - B माइनस कॉस ऑफ A + B, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे ऐसे कुछ टर्म आएगी मेरी। तो यहाँ पे एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम आया, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम आया, और एक ओमेगा सी आया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कौन सी तीन फ्रीक्वेंसीज आती है, एक आती है ओमेगा सी, एक आती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक आती है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, है ना। तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि विड्थ क्या होगी इसकी, हमारे ट्रांसमिशन की। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, ओमेगा एम, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, ओमेगा एम। तो टोटल विड्थ कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, है ना। इसी को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे नोट करने लायक कि अगर मेरी जो मैसेज सिग्नल है उसको मैं बहुत ज्यादा कैरियर वेव्स पे वो कर रहा हूँ, ट्रांसफर करा रहा हूँ, और सबका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है M1 M2 M3 M4, तो मेरा रिजल्टिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा इन द एंड वो होगा M1 √M1² प्लस M2² प्लस M3² डॉट 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 डॉट, है ना। ये भी एक चीज पूछी गई थी एक बार MCQs में। अब एक सवाल आएगा, उसका जवाब देने का ट्राई करो, बहुत आसान सवाल है, और उसके बाद देखते हैं, डिस्कस करना। आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, फॉर कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सी, अ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम ऑफ 5 kHz, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन। तो आपको अभी बताया मैंने कि यहाँ पे होता है मेरा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, यहाँ पे होता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और यहाँ पे होता है मेरा ओमेगा सी। तो ये जो विड्थ होती है ट्रांसमिशन की वो होती है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम। ओमेगा एम कितना है मेरा 5 kHz, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 कितना होगा 10, फाइनल आंसर होगा 10, है ना। ये सवाल आया था एक बार JEE में, तो आप ट्राई करना कि आप ये कंसेप्ट समझ लो। आगे बढ़ते हैं।
प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव हम बनाते कैसे है ना, हम ट्रांसफर कैसे कराते हैं। तो इसमें जो मेरा वेव होता है एम ऑफ टी, उसको मैं उसमें मैं ऐड करता हूँ अपनी कैरियर वेव। ये है मेरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको मॉड्यूलेट कराना है। तो मुझे एक अलग वेव मिलेगी एक्स ऑफ टी, जिसका इक्वेशन हमने निकाला था पहले। अब इसके बाद इसमें एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होता है जो उस वेव को कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में, है ना। और उसके बाद लगाते हैं हम बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर कुछ नहीं होता है, एलसीआर सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही लेता है और बाकी फ्रिक्वेंसीज को हटा देता है। तो वो सिर्फ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज वो लेगा जो हमें चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में, जो कि होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और बाकी सारी वेव्स को हटा देगा, है ना। तो इन शॉर्ट देख लो यहाँ पे कि ये मेरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मेरा कैरियर सिग्नल है। इन दोनों को मिला के मुझे एक मिला एक्स ऑफ टी, है ना। जैसे मतलब मिलाया मतलब इन शॉर्ट ऐड ही कर दिया मैंने, है ना। ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, है ना। इनको ऐड कर दिया और इनको यहाँ पे डाल दिया इस इक्वेशन में। तो ये ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा ये आएगा, इक्वेशन आएगा, मतलब सॉल्व करने लायक है, ये सॉल्व हो ही जाएगा इन द एंड। फिर इसमें हमने और एक वो प्रॉपर्टी यूज कर दी साइन स्क्वायर ए वाली, और साइन स्क्वायर को हमने कॉस के फॉर्म में लिख दिया, है ना। कॉस ऑफ टू थीटा वाले टर्म में, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसा कुछ सॉल्व वॉल्व करेंगे ना, तो ये ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। बस इसमें इन दी एंड समझना ये है हमको कि देखो यहाँ पे ना, ये जो चीज है ये एक एसी ये एक डीसी करंट है ना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए, जैसे ओमेगा एम वाली टर्म मुझे नहीं चाहिए, है ना। ये टर्म नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ ओमेगा सी से मतलब है। तो मेरा जो बैंड पास फिल्टर है ना, वो इस टर्म को इन टर्म्स को हटा देगा, और इन दी एंड सिर्फ वो टर्म्स रखेगा जिसमें ओमेगा सी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है ना। तो यही एक कंसेप्ट होता है, मतलब इसमें ज्यादा टाइम मत देना। बस ऐसा सवाल आ सकता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी इनमें से नहीं है, तो ओमेगा एम वाली फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो आपको वो कट कर देना है ना। एक बार सवाल आया था ऐसे। आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब ये एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दिया है पहली बात, और ये पूछा भी जाता है तो इसमें बस स्टेटमेंट आया था एक बार। तो स्टेटमेंट तो बस यही होता है कि हम पहले जो थे हम एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे थे, इस केस में हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं। और इसमें नोट करने लायक चीज बस यही होती है कि सवाल में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड जो होती है वो कांस्टेंट रखते हैं, है ना। यही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली चीज। ठीक है, तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना वाला। इस पे सवाल आते हैं सीधा, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने देख लिया है पहले, बस इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा कि अगर एक एंटेना है मेरा जिसकी हाइट है h, जो यहाँ पे दी है एस टी, और इसकी एक रेंज है, फॉर एग्जांपल ये इसकी रेंज है जो इतने डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करवा सकता है ना। तो ये रेंज है, और इसको मैं डी कंसिडर कर लूंगा। तो और ये मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, आर ई। तो हमको पता है कि ये जो मैक्सिमम रेंज है इसकी, ये टैंजेंट रहेगी अर्थ से, है ना। तो ये एंगल मेरा 90 रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रेंज है और इसकी हाइट है, इसकी हाइट एकदम निग्लिजिबल है कंपेयर टू द रेंज, है ना। तो अगर हाइट इसकी निग्लिजिबल है, तो मैं इस डिस्टेंस को, मतलब टीपी वाले डिस्टेंस को और ये वाले डिस्टेंस को सेम कंसिडर कर सकता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे कोई Q है, यहाँ पे कोई R है ना। और ये ऐसे डिस्टेंसेस है दो। तो अगर मेरा QR का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x, अगर वो बहुत बहुत छोटा है कंसिडरिंग दिस D1 एंड D2, तो मैं इन दी एंड D1 इज इक्वल टू D2 कंसिडर कर सकता हूँ, है ना। ये बाकी जगहों पे भी कंसेप्ट यूज होता है, तो आपको अगर पता होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं। तो इन दी एंड आप देखो कि जो मेरा ट्रायंगल ओ टी पी हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल ओ टी पी, ये बड़ा ट्रायंगल, है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरा हुआ ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, है ना। अब ओ टी क्या होगा, ओ टी होगा मेरा h प्लस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। h प्लस रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी क्या होगा, टीपी हमने डी कंसिडर किया है तो डी स्क्वायर, प्लस ओपी क्या होगा, ओपी होगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसको अगर लिखो आप तो एच स्क्वायर प्लस 2h RE प्लस रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर ई स्क्वायर। आर ई स्क्वायर दोनों साइड से कट गया।
अब क्या बचा, अब बचा एच स्क्वायर प्लस 2h इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब देखो, अब h इज वेरी मच लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, तो मैं एच स्क्वायर वाली टर्म को तो निग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने निग्लेक्ट कर दिया तो मेरा d क्या होगा इन द एंड, अंडर रूट ऑफ 2h और यही हमने पहले देखा था कि अंडर रूट 2h होगा, है ना। अब एक सवाल आएगा, उस सवाल का जवाब देने का ट्राई करना आप। ओके, तो आई होप आप सबने इस सवाल का जवाब सही से दे दिया होगा। ऐसा टाइप के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, अगर ये मेरा स्पेयर है और यहाँ पे मेरा एंटेना है और ये ऐसे आ रहा है, तो कंसिडर करो कि ये जो पूरा ऐसा सर्कल है और ये पूरा इसके ऊपर वाला पूरा एरिया, स्पीयर वाला एरिया, वो पूरा कवर कर सकता है ना। तो मैंने आपको बोला कि मेरा एच है 100 मीटर, तो मेरा जो डी होगा वो होगा अंडर रूट 2h और मेरा जो एरिया होगा कवर्ड होगा पाई डी स्क्वायर। तो इतना एरिया है और पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया दी है मुझे 1000, तो पॉपुलेशन जो हम कवर कर सकते हैं वो होगी मेरी एरिया इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इन दी एंड ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ 1000 इंटू पाई क्या हुआ मेरा 3.14 इंटू डी स्क्वायर मतलब 2h हुआ, है ना। तो ये हुआ मेरा 1000 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 6.37 इंटू 10 to the power 6। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये इन दी एंड आपको देगा ऑलमोस्ट 40 लाख, 40 पॉइंट समथिंग 00 होगा, लेकिन ये कंसिडर कर लेना आपकी 40 लाख ही होगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में 2 या 3 चीजों के सवाल आ सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सवाल, अपार्ट फ्रॉम दैट ये हाइट वाला सवाल, इसके अलावा तो सवाल नहीं आएंगे मोस्टली, है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का स्टेटमेंट आ सकता है, स्काई वेव ग्राउंड वेव वाला स्टेटमेंट आ सकता है। तो कर लेना यार, सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। ओके, तो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है खत्म। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा और आगे मैं किस टॉपिक्स पे बनाऊं। अभी ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लूँ टाइम निकाल के, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कोलैबोरेशन वीडियो आने वाला है जल्द ही विद समवन हु इज फ्रॉम माय कॉलेज, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, कोलैब वीडियो अगले 2-3 दिनों में आएगा। तो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय।